नमस्कार। टीम एजुकेशन इंडिया ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैं एन के सिंह विज्ञान विषय के साथ एक बार फिर से आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी और कहीं से किसी भी प्रकार की दुविधा या परेशानी नहीं हो रही होगी। बात हम कर रहे थे भौतिक विज्ञान पर, फिजिक्स पर, और उसके अंतर्गत हम बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक साउंड वेव पर चर्चा कर रहे थे और उसके अंतर्गत हमने बहुत ढेर सारी बातें कर लिए थे। कुछ कॉन्सेप्ट उसमें बचे हुए हैं, आज उनको हम कंटिन्यू रखेंगे और उस चीज को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हर रोज की तरह 5 मिनट का समय आपको देंगे और उस 5 मिनट के समय में मैं सारी बातों को जो है पुनः रिकॉल करूंगा, पुनः रिवीजन करूंगा। आपका केवल और केवल इतना काम होगा कि मेरी बातों को बहुत ही आंखें मूंद कर जो है, जैसे आप कोई चालीसा सुनते हैं, ध्यान लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको ध्यान लगाना है, हमारी बातों को केवल और केवल सुनना है। तो हमने आपको शुरुआत में बताया यह था कि ध्वनि साउंड जो होती है यह एक प्रकार की अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है। और अनुदैर्ध्य है तो इससे यह साबित होता है कि ये ठोस द्रव गैस में चलती है, और यांत्रिक है तो इससे यह साबित होता है कि वो जब भी चलेगी तो माध्यम में ही चलेगी, बिना माध्यम के वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित नहीं हो सकती है। इसके पश्चात हमने आपको बताया था कि ध्वनि में जो होता है कई कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जैसे कि गुणता होता है, जैसे कि तारत्व होता है, जैसे कि तीव्रता होती है। तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि हमको ज्यादा तेज सुनाई पड़ेगी या फिर कोई ध्वनि हमको धीमी सुनाई पड़ेगी। अगर किसी भी ध्वनि की तीव्रता अधिक है तो वह हमको अधिक तेज ध्वनि उत्पादित करेगी, अगर किसी भी ध्वनि की तीव्रता कम है तो वह हमको धीमी ध्वनि सुनाई पड़ेगी। मापने की इकाई डेसिबल होती है, डेसिबल, और डेसिबल छोटी इकाई होती है, इसकी बड़ी इकाई क्या कहलाएगी? आपकी बेल कहलाएगी। बेल ध्वनि की तीव्रता को मापने की एक बड़ी इकाई होती है। इसके पश्चात तारत्व के बारे में चर्चा किया। तो तारत्व ध्वनि का वह लक्षण होता है जिससे कोई ध्वनि हमको ज्यादा मोटी अथवा तीक्ष्ण सुनाई पड़ेगी। और गुणता ध्वनि का वह लक्षण होता है जिसमें हम दो ध्वनियों के बीच में अंतर को स्पष्ट करते हैं, अंतर को स्पष्ट रख पाते हैं। तो यह चीज हमने चर्चा कर लिया था किसके विषय में? ये ध्वनि के लक्षण के विषय में। आवृत्तियों के आधार पर हमने ध्वनि को 3 भागों में बांटा था, इंफ्रासोनिक, ऑडियोबल और अल्ट्रासोनिक। हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे की हो तो उसको हम कहेंगे अवश्रव्य। किसी भी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज के बीच में, 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो तो उसको हम बोलते हैं श्रव्य। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की कोई भी ध्वनि तरंग है तो उसको हम अल्ट्रासोनिक के नाम से जानते हैं, पराश्रव्य के नाम से जानते हैं। न तो मनुष्य पराश्रव्य को सुन सकता है, न ही मनुष्य अवश्रव्य को सुन सकता है। मनुष्य सुन सकता है तो केवल और केवल 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनियों को। उसके पश्चात हमने आपको बताया जितने भी वेव हैं, खास करके जो हम साउंड वेव और लाइट वेव पढ़ेंगे, उनमें कुछ फिनोमिना होती हैं, कुछ घटनाएं घटित होती हैं। कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं थोड़ा समझते हैं। तो हमने आपको घटनाओं के रूप में पहले पढ़ाया रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन। तो हमने आपको वहां पर समझाया कि परावर्तन ध्वनि का या किसी भी तरंग का कौन सी घटना होती है कि कोई तरंग जाए, सामने अवरोध आए, वहां से टकराए और उसी माध्यम में वापस लौट जाए। तो ध्वनि का या किसी भी तरंग की इस प्रकार की फिनोमिना को, इस प्रकार की घटना को रिफ्लेक्शन का नाम दिया जाता है, परावर्तन का नाम दिया जाता है। और उसके पश्चात हमने आपको परावर्तन से ही संबंधित जो है हमने आपको बताया प्रतिध्वनि को, इको को हमने बताया। और प्रतिध्वनि के विषय में हमने आपको बताया, क्या बताया प्रतिध्वनि के विषय में? कि अगर कोई भी ध्वनि तरंग जाती है और किसी परावर्तक सतह से टकराती है और परावर्तित होती है
तो अगर कहीं स्रोत और परावर्तक सतह के बीच में कहीं श्रोता स्थित होता है तो उसको ध्वनि कितनी बार सुनाई पड़ती है? तो उसको ध्वनि 2 बार सुनाई पड़ती है। और अगर ध्वनि 2 बार सुनाई पड़ रही है तो इस घटना को हम प्रतिध्वनि का नाम देते हैं। और हमने आपको बताया है कि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी 17 मीटर की होनी चाहिए। किसी भाई ने कमेंट्स किया था कि सर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि श्रोता और परावर्तक सतह से बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए कि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच में। तो भाई साहब को मैं बता देना चाहता हूं कि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। यह चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, ये कैसे आया? कॉन्सेप्ट कैसे कहता है? किस प्रकार से 17 मीटर की दूरी हमने नाप दिया? तो आपसे हमने कहा 0.1 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है। किसी भी कान पर ध्वनि अपना प्रभाव, अपना इन्फ्लुएंस कितना रखती है? 0.1 सेकेंड तक समय। और चाल आपको पता है क्या? 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर आप लगाएंगे चाल बटा दूरी बटा समय, अगर आप फार्मूला लगाएंगे चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा के समय के फॉर्मूले पे आप रखेंगे तो आपको 16.6 की आसपास वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आपको 17 मीटर के लगभग होगी। ये 17 मीटर की लगभग दूरी आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इसके पश्चात हमने चर्चा किया था अनुरणन के बारे में। परावर्तन के बाद हमने चर्चा कर लिया था अनुरणन के बारे में। और हमने आपको बताया था कि अनुरणन से बचने के लिए सिनेमाघरों की दीवारें खुरदुरी बनाई जाती हैं। और अनुरणन क्या होता है? किसी हॉल में, किसी कमरे में जो ध्वनि हमारी बार बार गूंजती है उसको अनुरणन कहा जाता है। यहां पर 2 चीजें आपको क्लियर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर ध्वनि बार बार गूंज रही है तो वो अनुरणन होगा। और कोई ध्वनि जाकर वापस लौट जा रही है एक ही बार तो उसको प्रतिध्वनि कहा जाता है। तो परावर्तन, प्रतिध्वनि, अनुरणन और अनुनाद के विषय में हमने आपको समझा दिया, ठीक है। और किसके विषय में? और हमने समझा दिया था आपको अपवर्तन के विषय में, रिफ्रैक्शन के विषय में, अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन के विषय में समझा दिया था। और हमने आपको बताया कि जब कोई भी ध्वनि तरंग किसी परावर्तक सतह से टकराकर दूसरे माध्यम में चली जाती है तो उस घटना को अपवर्तन कहा जाता है। और अपवर्तन के समय में हमने 2 नियम आपको दिए थे कि सघन से विरल और विरल से सघन। सघन से विरल जाने पर वह अविलंब से क्या होगा? दूर जाएगा। और विरल से सघन जाने पर वह अविलंब के क्या होगा? पास आएगा। और वहीं पर हमने एक दैनिक जीवन से अनुप्रयोग बताया था कि दिन के समय ध्वनि क्यों दूर तक नहीं जाती है और रात के समय क्यों ध्वनि दूर तक जाती है, अपवर्तन के नियम पर। और उसका किस तरीके से अपवर्तन उसमें यूज होता है इसको भी हमने आपको समझाने और बताने का प्रयास किया। तो ये चीजें हमने क्लियर कर दी हैं आपको, ये सारे फिनोमिना आपको पता होना चाहिए। आज बेसिकली हम चर्चा करेंगे अनुरणन की घटना पर, ठीक है, अनुरणन की घटना पर। और मैं आपको समझाने वाला हूं आज मैक संख्या के विषय में और कुछ जो है पराश्रव्य तरंगों के अनुप्रयोग होते हैं, पराश्रव्य तरंगों के अनुप्रयोग होते हैं, तरंगों के अनुप्रयोग जो होते हैं इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। तो इतनी बातें हमने क्लियर कर दी हैं, आज इतनी बातें क्लियर हमको करनी है। आशा करता हूं कि कहीं से किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं आ रही होगी। आप कमेंट्स करते हैं, विश्वास मानिए एक अलग प्रकार से एनर्जी मिलती है, एक अलग प्रकार से ऊर्जा मिलती है कि आपके लिए कितना अधिक से अधिक वर्क किया जाए, ठीक है। तो आपके कमेंट्स जो हैं ये बताते हैं कि नहीं आपको सारी चीजें एक बेहतर ढंग से समझ में आ रही हैं और आप विज्ञान की एक अलग परिभाषा गढ़ने में ये सारी चीजें मदद कर रही हैं आपके लिए। तो शुरुआत करने जा रहे हैं अनुरणन के विषय में, ठीक है। अनुरणन अर्थात इसको कहा जाता है रिजोनेंस, इसको कहा जाता है रिजोनेंस, अनुरणन या फिर इसको कहा जाता है रिजोनेंस, ठीक है। सॉरी, अनुरणन नहीं, अनुनाद, अनुनाद, ठीक है, अनुनाद। अनुनाद को कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है रिजोनेंस। लेकिन अनुनाद को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और समझना क्या है? प्रणोदित दोलन की घटना, ठीक है, प्रणोदित दोलन समझना पड़ेगा आपको।
प्रणोदित दोलन क्या होता है? प्रणोदित दोलन का मतलब होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है, फोर्स्ड वाइब्रेशन इसे कहा जाता है। ये फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या होता है और क्यों मैं इसको आपको रिजोनेंस से पहले या अनुनाद से पहले बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो इसका कारण ये है कि जब हम रिजोनेंस की घटना को पढ़ेंगे तो मैं प्रणोदित दोलन का कॉन्सेप्ट वहां पे आपको बताऊंगा। तो मैं ये चाहता हूं कि सारी चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। तो प्रणोदित दोलन क्या होता है समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूं, एक कहानी में लेता हूं और उस कहानी की मदद से मैं आपको इस प्रणोदित दोलन को समझा दूंगा, ठीक है। कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा और उसके पश्चात आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर आप हैं, ठीक है, यहां पर आप हैं और यहां पर आपके पिताजी हैं और ये आपकी बुक है, ये आपकी किताब है, ठीक है, फिजिक्स की किताब है। अब पिताजी ये कहते हैं कि बेटा जी एग्जाम नजदीक आ गया है, इस किताब को खोलिए और इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। लेकिन आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। पिताजी दूसरी बार कहते हैं यही बात कि किताब को खोल के पढ़ लीजिए, आपके हित की मैं बात कर रहा हूं, आपके अच्छे की बात कर रहा हूं, अपने बुढ़ापे के बारे में मैं सोच रहा हूं, तो इस किताब को उठाइए और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। लेकिन उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब पिताजी जाते हैं गुस्सा और पिताजी गुस्साने के पश्चात अपने हाथों में एक बढ़िया सा डंडा लेते हैं और उस डंडे से आपको देते हैं पीट अच्छे तरीके से। और पीटने के पश्चात तीसरी बार अब पिताजी कहते हैं कि बेटा जी किताब उठाकर पढ़ लो। और पिताजी का ये सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं होता है कि अब आप तुरंत क्या करेंगे, आप तुरंत किताब को उठाकर क्या करेंगे, पढ़ने लगेंगे। ऐसा व्यवहारिक जीवन में होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो घटना आपने देखा यहां पर प्रणोदित दोलन लागू हो गया, आपके भले ही नहीं समझ में आया लेकिन यहां पर प्रणोदित दोलन लागू हो गया। कैसे लागू हो गया समझिएगा। यहां पर फिजिक्स की भाषा में ये कोई भी चीज, कोई भी मनुष्य, कोई भी जानवर, कोई भी चीज क्या है, एक पिंड की तरह कार्य करती है। एक क्या है, पिंड की तरह कार्य करती है। बायोलॉजी में ये क्या हो जाते हैं, बायोलॉजी में हम जीव कहते हैं, भौतिक विज्ञान में इसको पिंड कह देंगे, रसायन विज्ञान में हम तत्व भी कह सकते हैं। तो एक पिंड की भांति आप हैं। तो पिंड क्या है, ये अपने मन से काम कर रहा है, आप अपने मन से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जा रहे हैं, मित्रों से मिल रहे हैं, लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन पिताजी कह रहे हैं तो आप उनका विरोध कर रहे हैं, आप उनकी बातें नहीं मान रहे हैं। और जब आप नहीं मान रहे हैं तो पिताजी फिर क्या करते हैं, एक बल का प्रयोग करते हैं, ज्यादा बल का प्रयोग कर देते हैं। और जब ज्यादा बल का प्रयोग करते हैं तो अब आप इनके हिसाब से कंपन करने लगते हैं, इनके हिसाब से सारे कार्य करने लगते हैं। अब पिताजी कहेंगे तो आप किताब पढ़ेंगे, पिताजी कहेंगे तो आप खेलेंगे, पिताजी कहेंगे तो आप घर से बाहर जाएंगे। यानी कि अब आप पर किसका इन्फ्लुएंस हो गया, तो पिताजी का हो गया। किसका हो गया, पिताजी का हो गया। अब पिताजी की तरह आप कार्य कर रहे हैं, पिताजी के कहने पे कार्य कर रहे हैं। तो जब कोई भी पिंड अपने बाह्यबल के अनुरूप कंपन करने लगे, गति करने लगे, उसके अनुरूप कार्य करने लगे, तो यह जो पूरी प्रक्रिया होती है इसको प्रणोदित दोलन कहा जाता है, इसको फोर्स्ड वाइब्रेशन कहा जाता है। थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे तरीके से यहां पे अब सिस्टमैटिक ढंग से बता देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर एक कोई धागा है, इस धागा से हम कोई पिंड यहां पे लटका देते हैं। अब ये पिंड क्या है, पिंड अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना है। मान लीजिए ये पिंड यहां से यहां तक गति कर रही है, उसके बाद आगे तक यहां तक जा रही है और इस तरीके से इसी पथ पर क्या कर रही है, गमन कर रही है, इसी पथ पर जो है चल रही है। अब यहां पर क्या हुआ, एक बल, एक फोर्स जो है हम यहां पर अप्लाई करते हैं। तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये पिंड क्या है, ये पिंड इसका फोर्स का विरोध करेगी। पहले क्या करेगी, विरोध करेगी। यानी ये आप हैं, ये आप घूम रहे हैं और जब आपसे पिताजी कह रहे हैं कि किताब उठा लो तो अब आप उनका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। फिर फोर्स हम थोड़ा सा लगाते हैं, फिर आप उसका विरोध करते हैं। और ये विरोध की पद्धति क्या होती है, चलती रहती है। कब तक चलती रहती है, थोड़ा सा हमने फोर्स बढ़ाया
थोड़ा सा हमने बल को प्रयोग ज्यादा किया। अब क्या है, अब ये पिंड जो है ये अपनी आवृत्ति को भूलकर अब इस बल की आवृत्ति से क्या होती है, कंपन करने लगेगी। अगर बल ज्यादा लगाएंगे तो ये यहां से लेके यहां तक कंपन करेगी, और लगाएंगे तो ये यहां से लेके यहां तक का कंपन करेगी। तो प्रणोदित दोलन की परिभाषा अल्टीमेट निकलकर क्या आती है कि प्रत्येक पिंड अपनी स्वतंत्र आवृत्ति से कंपन करते हैं। जब उस पर कोई बाह्य बल का प्रयोग किया जाता है तो वह पिंड उस बाह्य बल का क्या करती है, विरोध करती है, और यह विरोध की प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन अंत में जाकर बाह्य बल के अनुरूप वह पिंड कंपन करने लगती है। इस पूरी प्रक्रिया को प्रणोदित दोलन कहा जाता है, इसको फोर्स्ड वाइब्रेशन कहा जाता है। यह चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, क्यों यहां पर विरोध हो रहा है? तो यहां पर न्यूटन का तीसरा नियम काम करता है कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान रहेगी। कब तक? जब तक दोनों में क्या होता है, कब तक ये विरोध का प्रतिक्रिया चलती रहती है, जब तक कोई बाह्य बल का प्रयोग न किया जाए। तो जैसे ही बाह्य बल लगाया जाता है अधिक, तुरंत ये अपनी आवृत्ति चेंज करके इस बल की आवृत्ति से कंपन करने लगती है। ये प्रणोदित दोलन का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए अनुनाद आप कैसे समझ लेते हैं, ठीक है। अब कैसे अनुनाद आप समझ लेते हैं, देखिए। अब अनुनाद की क्या परिभाषा होती है उसकी छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंट नहीं है और न पूछेगा। अब मान लीजिए एक पुल है, ठीक है। एक मान लीजिए क्या है, एक पुल बना हुआ है, एक पुल बना हुआ है, ये मान लीजिए पुल है, ठीक है। एक पुल बना हुआ है। अब इस पुल को कोई व्यक्ति जो है इसको पार करना चाह रहा है, कोई व्यक्ति इस पुल को क्या करना चाह रहा है, पार करना चाह रहा है। ये मान लीजिए पुल है। अब क्या होता क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो पुल है ये भी अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना होगा। मान लीजिए ये एक अणु है, ठीक है, ये एक अणु है, तो ये अपनी स्वतंत्र आवृत्ति से कंपन करेगा। यानी कि मान लीजिए ये यहां से लेके यहां तक कंपन कर रहा है। मान लीजिए यहां पे कोई अणु है, ये यहां से लेके यहां तक कंपन कर रहा है। मान लीजिए यहां से अणु है, यहां से लेके यहां तक कंपन कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जितने भी अणु और परमाणुओं से मिलकर बना होगा पुल, ये अपनी स्वतंत्र आवृत्ति में क्या कर रहा होगा, कंपन इस तरीके से कर रहा होगा, ठीक है। सारे के सारे क्या होते हैं, ऐसे कंपन कर रहे होते हैं। अब होता क्या है, अब ये होता है कि अब एक साथ 50 लोग जाते हैं, ठीक है, एक साथ 50 लोग जाते हैं, और 50 लोग जब जाते हैं इस पुल पर एक साथ, और जोर जोर से अपने पैरों को पटकते हैं। जैसे कि क्या होता है, जब सैनिक कहीं पर चलते हैं तो क्या होते हैं, कदम ताल करते हैं कि नहीं करते हैं, कदम ताल करते हैं। तो जब कदम ताल करते हैं तो एक साथ पैरों को जमीन पर पटकते हैं, एक साथ पैरों को क्या करते हैं, ऊपर उठाते हैं। तो एक साथ पैरों को पटकते हैं, एक साथ ऊपर उठाते हैं। तो जब एक साथ पैरों को जमीन पर रखते हैं तो एक साथ बल का प्रयोग करते हैं, एक साथ फोर्स अप्लाई करते हैं जमीन पर या जहां पर भी चल रहे हैं। तो अगर 50 लोग इस पुल पर चले गए, एक साथ पैर को पटके, तो एक बल का प्रयोग हुआ, और जब बल का प्रयोग हुआ तो अब ये जो स्वतंत्र रूप से कंपन कर रहे हैं पिंड, बोलिए ये डिस्टर्ब होंगे कि नहीं डिस्टर्ब होंगे, डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि तरंग ही क्या है, एक प्रकार का विक्षोभ है, तरंग एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है। तो अब जब फोर्स अप्लाई हो गया तो ये पिंड बेचारा जो है अपनी गति को भूलकर ये जोर जोर से कंपन करने लगेगा, इस तरीके से कंपन करने लगेगा। और जब ये इस तरीके से कंपन करेगा तो बताइए पुल को तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा, पुल को तोड़कर बाहर करने का प्रयास करेगा। और इस प्रक्रिया में ये पुल जो है ये टूट जाएगा, ये पुल जो है ये ब्रेक हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि क्या कारण होता है कि सैनिकों को कदम ताल करने से रोक दिया जाता है जब वह पुल पर चलते हैं। तो इसका कारण क्या होता है, अनुनाद। क्या होता है, अनुनाद होता है। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। तो आप यहीं से केवल एक पॉइंट आप लिखने का प्रयास करेंगे कि अनुनाद की घटना से बचने के लिए, ठीक है, अनुनाद की घटना से बचने के लिए, अनुनाद की घटना से बचने के लिए
सैनिकों को पुलों पर कदम ताल करने से रोका जाता है। कदम ताल करने से रोका जाता है, ठीक है, रोका जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पर याद रखिएगा कि अनुनाद के कारण ही रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को हम सुन पाते हैं। कैसे सुन पाते हैं? आप देखते होंगे कि 92.5 रेड एफएम, ठीक है, अगर है तो 92.4 पर वो आवाज नहीं आएगी, 92.6 पर वो आवाज नहीं आएगी। हालांकि उस फ्रीक्वेंसी पे हल्की हल्की आवाज आती रहती है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन जैसे ही वो 0.5 पर जाती है, तुरंत आपको आवाज एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगती है, स्पष्ट सुनाई पड़ने लगती है। तो इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण ये हुआ कि जब उस फ्रीक्वेंसी पर जाते हैं तो कंपन की जो आवृत्ति है वो तेज हो जाती है, और जब तेज हो जाती है तो वो ध्वनि के रूप में आपको सुनाई पड़ने लगती है। तो ये अनुनाद के दो अनुप्रयोग हैं। इन दोनों अनुप्रयोगों को आपको समझ जाना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं आशा करता हूं कि किसी प्रकार की अब अनुनाद या रेजोनेंस की घटना में समस्या आपको नहीं होगी। अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अनुनाद की घटना से बचने के लिए, अर्थात कि वो पुल न टूटे, क्योंकि यूएसए का एक पुल था जिसका नाम था टैकोमा पुल, ठीक है, जिसका नाम क्या था? टैकोमा पुल था। टैकोमा पुल में ये घटना हो गई थी। टैकोमा पुल क्षतिग्रस्त हो गया था कदम ताल करने से, तभी से ये अनुनाद का कॉन्सेप्ट आ गया और सैनिकों को रोक दिया जाता है जब वो कदम ताल करते हैं तब। अब चलते हैं आगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बात करते हैं, ध्वनि की नेक्स्ट फिनोमिना पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट फिनोमिना जो इसका है वो है डॉपलर इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट काफी व्यवहारिक है और इसको आप बहुत ही आसानी से व्यवहारिक तरीके से समझने का भी प्रयास करिएगा। देखिए, अब डॉपलर प्रभाव क्या कहता है उसको हम बाद में समझेंगे। एक मैं व्यवहारिक बात बता रहा हूं। मान लीजिए ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है, ये रेलवे ट्रैक है। अब रेलवे ट्रैक है, अब मान लीजिए यहां से, ठीक है, मान लीजिए यहां से इस तरफ से जो है एक रेलगाड़ी जो है ये आपकी तरफ आ रही है, ये आप हैं, ये आपकी तरफ आ रही, आप भी इधर चल रहे हैं और ट्रेन भी इधर चल रही है। तो अब इस दिशा में क्या होगा? मान लीजिए ये ट्रेन जो है एक ध्वनि उत्पादित करती है, तो अब सीधा सा बस केवल इतना बात हमको बताइएगा कि जब ध्वनि उत्पादित करेगी या सीटी बजाएगी, तो जब सीटी बजाएगी और ट्रेन आपके नजदीक आ रही है, आप भी ट्रेन के नजदीक जा रहे हैं, तो ध्वनि कैसी सुनाई पड़ेगी? ध्वनि तेज सुनाई पड़ेगी, ठीक है। ध्वनि क्या सुनाई पड़ेगी? तेज सुनाई पड़ेगी। और मान लीजिए ये ट्रेन इस दिशा में जा रही है, आप उल्टे दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, इसके विपरीत नहीं, आप उल्टे दिशा में जा रहे हैं, या ट्रेन जो है उल्टे दिशा में जा रही है, आप भी उल्टे दिशा में जा रहे हैं, यानी कि आप लोगों के बीच की दूरियां बढ़ रही हैं। तो जब दूरियां बढ़ेंगी तो आवाज कैसी हो जाएगी? धीमी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो बस यही डॉपलर प्रभाव है, कोई बहुत बड़ी बात इन्होंने नहीं कह दिया ऐसे कि इसको समझना इतना दुरूह कार्य हो गया है। लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही समझना है आपको, बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण बात, इतना आपको समझना है। तो अब थोड़ा सा इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? फिजिक्स के लैंग्वेज में कहा जाता है कि ये मान लीजिए श्रोता है, ये स्रोत है जहां से ध्वनि उत्पादित की जा रही है। ये क्या है? ये स्रोत है। ये क्या है? ये स्रोत है। और जो सुनने वाला होगा वो क्या होगा? वो श्रोता होगा। तो अगर स्रोत और श्रोता के बीच में आपेक्षिक गति हो रही है, यानी कि एक दूसरे से आगे आ रही हैं, पीछे जा रही हैं, तो होता क्या है? वहां पर डॉपलर प्रभाव दिखाई देता है। जब इन दोनों के बीच की दूरियां घटती हैं तो ध्वनि तेज सुनाई पड़ती है, जब इन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती हैं तो ध्वनि धीमी सुनाई पड़ती है। इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है।
डॉपलर प्रभाव के द्वारा जो है हम तारों की गति का पता लगाते हैं कि कोई तारा हमारे पृथ्वी के नजदीक आ रहा है कि कोई तारा जो है हमसे दूर जा रहा है। दिमाग थोड़ा सा हिल गया होगा आपका कि सर ये कॉन्सेप्ट आपने रेलगाड़ी में बताया, तो कैसे ये तारों पर इफेक्ट डाल रहा है, कैसे तारों पर इसका हम प्रयोग करेंगे। तो होता क्या है, जब तारा पृथ्वी के समीप आता है तो यहां पर भी तो आपेक्षिक गति हो रही है और तारे के प्रकाश श्वेत प्रकाश में विभज्योर रंग होता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में, सूर्य भी क्या है, एक प्रकार का तारा ही तो है। तो विभज्योर रंग में जब उसको एक मशीन होती है और उस मशीन को जब उसके प्रकाश को गुजारा जाता है तो वहां पर लाल रंग सबसे ऊपर की तरफ दिखाई देता है, तो ऐसा पता लगाया जाता है कि तारा उसके नजदीक आता है। और जब बैगनी रंग उसके पीछे खिसका रहता है तो यह पता लगाया जाता है कि अब दूर जा रहा है। तो इस प्रभाव के, इस प्रभाव के द्वारा जो है हम तारों की गति का पता लगाते हैं। ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं इसको शाब्दिक भाषा में लिख देता हूं ताकि चीजें आपको क्लियर रहें कि जब स्रोत व श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, के बीच आपेक्षिक गति होती है, की गति होती है, तो श्रोता को ध्वनि घटी या बढ़ी हुई प्रतीत होती है अगर इनके बीच की दूरियां, अगर इनके बीच की दूरी घट रही हो तो ध्वनि ज्यादा तेज, और जब इनके बीच की दूरी बढ़ रही हो तो इनके बीच बढ़ रही हो तो ध्वनि धीमी सुनाई पड़ेगी, तो ध्वनि धीमी सुनाई पड़ेगी। इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। डॉपलर प्रभाव कहा जाता है या डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ये डिफिनीशन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहां पर आपको इसका अनुप्रयोग भी लिख लेना चाहिए। इसका अनुप्रयोग भी आपको लिख लेना चाहिए। यहां पर अनुप्रयोग क्या होता है? अनुप्रयोग जो है आप लिख सकते हैं डॉपलर प्रभाव के द्वारा। यही आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिफिनीशन से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बस समझ लीजिए चीजों को। डॉपलर प्रभाव के द्वारा तारों की गति का पता लगाया जाता है। तारों की गति का पता लगाया जाता है कि वे पृथ्वी के नजदीक आ रहे हैं, पृथ्वी के नजदीक आ रहे हैं अथवा दूर जा रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट। एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप कि वायुयानों का, ठीक है, वायुयानों की दूरी का पता लगाया जाता है, कि दूरी का पता लगाया जाता है। हम वायुयानों की दूरी का पता लगाने के लिए बेसिकली राडार का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो है कुछ मामलों में जो है हम इस डॉपलर प्रभाव को भी यहाँ पे प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि दूरी का ही पता करना है, चाहे वह कोई पिंड हो, चाहे वायुयान हो, चाहे तारा हो। फिजिक्स के लिए दोनों क्या है, एक प्रकार के पिंड हैं।
तो ये दोनों बातें समझ में आपको आ जाना चाहिए। ये किससे संबंधित है? ये डॉपलर इफेक्ट से संबंधित होता है, डॉपलर प्रभाव से संबंधित होता है। अब यहां पर अगला पॉइंट, अगली बात करते हैं बिना देर किए। अगला पॉइंट है मैक संख्या। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है आपका? मैक संख्या। मैक नंबर क्या होता है? मैक नंबर हम किसे कहते हैं? एक वैज्ञानिक बेसिकली थे मैक, तो इन्होंने मैक संख्या का सुझाव दिया। मैक संख्या क्या है? मैक संख्या सीधा सा मतलब, मैं बहुत आसान शब्दों में कहूं तो ध्वनि का जो गति होता है, ध्वनि को गति को हम मैक संख्या कहते हैं। आप आसान लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, ध्वनि के गति को हम मैक संख्या से दर्शाते हैं। हम मैक संख्या से दर्शाते हैं। हम मैक संख्या से क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब यहां पर अगला पॉइंट ये है कि मैक संख्या अगर मान लीजिए किसी एक है, किसी भी पिंड की मैक संख्या अगर एक है, तो इसका मतलब ये है कि वह ध्वनि के चाल से क्या है? गतिमान है। ध्वनि के चाल के बराबर चाल उस पिंड का होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी का मैक संख्या एक है, कोई वायुयान है, कोई पिंड है, बेसिकली मैक संख्या का हम प्रयोग वायुयान की गति का पता लगाने के लिए करते हैं। कोई विमान हाइपरसोनिक है कि कोई विमान सुपरसोनिक है, इसका पता हम जो करते हैं वो किस आधार पर करते हैं? हम मैक संख्या के आधार पर ही किसी विमान के बारे में हमें कहते हैं कि हाइपरसोनिक है या ये सुपरसोनिक है। तो ये कैसे हम करते हैं समझने का प्रयास करिएगा। बेसिकली मैक संख्या बराबर होता क्या है? मैक संख्या बराबर की अगर मैं बात करूं कि अगर किसी भी माध्यम में कोई पिंड चल रहा है, ठीक है, किसी माध्यम में अगर मैक संख्या की अगर बारे में बात करूं तो मैक संख्या बराबर क्या होता है? किसी माध्यम में अगर कोई पिंड है और वो पिंड चल रहा है, अर्थात अगर हम पिंड की चाल की गणना कर लें और साथ ही में हम ध्वनि की चाल की गणना कर ले, ध्वनि की चाल की गणना कर ले, लेकिन किस माध्यम में? उसी माध्यम में। याद होना चाहिए, माध्यम दोनों का सेम होना चाहिए। यानी कि वायु में अगर पिंड की चाल है तो वायु में ही ध्वनि की चाल को हम रखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई वायुयान है, वह 332 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है और ध्वनि की चाल भी क्या होती है? 332, और काटने के बाद क्या आ गया? 1 आ गया। तो अगर किसी भी पिंड की चाल या किसी भी वायुयान की चाल या मैक संख्या 1 आती है, मैक संख्या 1 आती है, तो हम ये कहेंगे कि वह पिंड, वह वायुयान जो है वह ध्वनि की चाल से क्या है? गतिमान है। अब यहां पर एक चीज समझना चाहिए आपको कि अगर 1 रहेगा तो वह ध्वनि के चाल से गतिमान है, तो अगर 1 से अधिक रहेगा तो हम क्या कहेंगे? वह उसको हम पराध्वनिक कह सकते हैं। आसान सी भाषा है कि ध्वनि से ऊपर की है तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे? पराध्वनिक कहेंगे। और पराध्वनिक से भी आगे चला जाए तब हम क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे अति पराध्वनिक कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको? अति पराध्वनिक कह देंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ में आ जाना चाहिए आपको कि मैक संख्या का मान अगर 1 है, ठीक है, मैक संख्या का मान अगर 1 है, यहां पर मैं मैक संख्या लिख दे रहा हूं, तो मैक संख्या का मान अगर 1 है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि वह पिंड जो है वह ध्वनि की चाल से गतिमान है। और किसी भी पिंड की चाल अगर 1 से अधिक हो और क्या हो? 5 से कम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? पराध्वनिक कहते हैं। पराध्वनिक कहते हैं। ठीक है, यानी कि उसको हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं। अल्ट्रासोनिक कहते हैं। तो आप देखते हैं ना, कहा जाता है कि अल्ट्रासोनिक विमान है, तो वो अल्ट्रासोनिक विमान कहां पे आया? तो इसका मतलब 1 से अधिक है। ठीक है, 1 से अधिक है। अल्ट्रासोनिक नहीं, सॉरी, अल्ट्रासोनिक का मतलब तो हो जाएगा यहाँ पे पराश्रव्य तरंगों से। ठीक है, यहां पे हो जाएगा आपका सुपर सोनिक। ठीक है, इसको हम कहेंगे सुपर सोनिक। और अगर 5 से अधिक हो जाए, अगर 5 से अधिक हो जाए तो उसको हम कहते हैं अति पराध्वनिक। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? अति पराध्वनिक कहते हैं। यानी कि इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हाइपरसोनिक। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक। तो जो हम ये बोलते हैं कि
कोई विमान जो है हाइपरसोनिक है या सुपरसोनिक है, यानी कि पराध्वनिक है या अति पराध्वनिक है, तो उसका क्या आशय निकलता है? उसका आशय ये निकलता है कि अगर 1 से 5 के बीच में मैक संख्या है तो इसका मतलब है पराध्वनिक होगी, और 5 से अधिक होगा तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा? हाइपरसोनिक। और अगर 1 होगा तो इसका मतलब है वो ध्वनि की चाल अर्थात 332 की ही गति से वो गतिमान है, वो चल रहा है। अगर 2 हो जाए तो आप क्या कहेंगे? तो 2 हो जाएगा तो आप उसको पराध्वनिक यानी कि सुपरसोनिक कह सकते हैं, या फिर आप दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि वो ध्वनि की चाल से दूनी चाल से गतिमान है। 3 है तो क्या कह सकते हैं आप? कि वो ध्वनि की चाल से 3 गुनी चाल से वो क्या है? गतिमान है। तो मैक संख्या के द्वारा हम किसी भी पिंड, खास करके वायुयान की गति का पता लगाते हैं, और मैक संख्या बराबर क्या होता है? किसी भी माध्यम में पिंड की चाल बटे उसी माध्यम में ध्वनि की चाल को अगर हम यहाँ पे जो है नोटिस कर लें तो हमारा मैक संख्या निकल जाएगा। यहां पर एक पॉइंट मैं आपको और समझाना चाहता हूं कि जब कोई भी विमान हाइपरसोनिक गति से, अति पराध्वनिक गति से, बहुत तेज गति से, यहां पे सुपरसोनिक भी हो सकता है, सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक दोनों बातें हैं क्योंकि दोनों भी बहुत तेज गति से चल रही हैं, तो जब दोनों बहुत तेज गति से कोई गतिमान जो है पिंड है यानी खास करके वायुयान है, तो वो अपने पीछे जो है एक डिस्टरबेंस पैदा कर देती है, एक विक्षोभ पैदा कर देती है और कुछ तरंगे उत्पन्न करती हैं। उन तरंगों को हम प्रघाती तरंगे कहते हैं या उन तरंगों को हम शॉक वेव के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई विमान है, ठीक है, कोई विमान है और विमान जो है वो अति पराध्वनिक गति से चल रहा है, तो वो अपने पीछे जो है एक शंक्वाकार रूप में जो है एक विक्षोभ पैदा करती है, और इसी शंक्वाकार विक्षोभ को, इस डिस्टरबेंस को प्रघाती तरंगे और शॉक वेव के नाम से हम जानते हैं। और शॉक वेव इतना खतरनाक होता है कि अगर इनके संपर्क में कोई बिल्डिंग आ जाए, कोई इमारत आ जाए, तो वह उनको ध्वस्त भी कर देती हैं, उनको नुकसान भी कर देती हैं। ये इतना बड़ा डिस्टरबेंस होता है। तरंग क्या होती है? डिस्टरबेंस ही होता है। जैसे अभी हमने आपको रिजोनेंस की घटना बताया, अनुनाद की घटना बताया। इसका सिंपल सा उदाहरण ये आप देखते होंगे कि अगर आपके बगल से कोई डीजे गुजरता है तो आपके घरों की खिड़कियां जो होती हैं वो कंपन करने लगती हैं, तर कंपन करने लगती हैं। कैसे? अब मान लीजिए ये कोई खिड़की है आपकी, अगर उसमें भी पिंड है, इस तरीके से कंपन जो होता है, तो ये अपनी गति से कंपन कर रही हैं। लेकिन ध्वनि आया, डीजे की ध्वनि गति आया, और जब ज्यादा तेज से आया तो वो अब उसकी गति से कंपन करने लगे। ये इसके लिए क्या है? एक फोर्स है। ध्वनि क्या है? एक प्रकार की फोर्स है। ध्वनि एक प्रकार की तरंग है, अर्थात ऊर्जा है। ऊर्जा होती ही ना, ध्वनि में इतनी काबिलियत है कि वो महाभारत जैसे युद्ध को अंजाम दे सकती है। साउंड में इतनी ऊर्जा होती है कि वो करोड़ों लोगों की जान ले सकती है। आपने देखा ना कि केवल एक डायलॉग की वजह से पूरा महाभारत युद्ध हो गया, कि पिताजी अगर अंधे हैं तो इसका मतलब है पुत्र भी अंधा है, ठीक है। बस एक डायलॉग जो है और उसी की वजह से जो है पूरा महाभारत का युद्ध हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से मैं यहाँ पे ये कहने का, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है, और जब ध्वनि किसी के माध्यम से, चाहे वो घंटी की मदद से, चाहे कोई व्यक्ति बोले, चाहे डीजे की मदद से आए, वह कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस ही पैदा करेगी। तो इस प्रकार के तरंगों को हम प्रघाती तरंगों के नाम से जानते हैं, शॉक वेव के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक था आपका। अब यहां पर एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। समझना क्या है कि हमने आपको ये पढ़ाया कि अवश्रव्य तरंगे, ठीक है, हमने आपको अवश्रव्य तरंगों के बारे में पढ़ाया जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है। हमने आपको श्रव्य तरंगों के बारे में पढ़ाया जो है जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है। उसके पश्चात हमने पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का पढ़ाया। पराश्रव्य जो ध्वनि तरंगे होती हैं, इनका कुछ उपयोग दैनिक जीवन में होता है, ठीक है, उनका भी कुछ अनुप्रयोग होता है दैनिक जीवन में। क्या क्या अनुप्रयोग होता है समझने का प्रयास करिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। पहला जो अनुप्रयोग आप जानेंगे पराश्रव्य तरंगों का, पराश्रव्य तरंगों का जो पहला उपयोग आप समझने की कोशिश करेंगे वो क्या है, समझिएगा। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग के बारे में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का पहला उपयोग ये होता है कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग जो है
वो चिकित्सा विभाग में किया जाता है। चिकित्सा विभाग में कैसे चिकित्सा विभाग में किया जाता है? आप लोग नाम सुने होंगे किसका? अल्ट्रासोनोग्राफी का। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी का नाम सुने होंगे। क्वेश्चन आपसे कुछ पूछा इस तरीके से जाएगा कि अल्ट्रासोनोग्राफी में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का प्रयोग किया जाता है। ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होता है? एक तरह से एंडोस्कोपी का परिणाम होता है कि जब हम किसी भी भ्रूण की जांच करते हैं या फिर जो शरीर के किसी आंतरिक हिस्से का हम चित्र लेने का प्रयास करते हैं तो वो एक प्रकार के अल्ट्रासोनोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। तो उसमें हम पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा इसका बेहद महत्वपूर्ण एक उदाहरण जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप याद रखेंगे। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग सोनार नामक यंत्र में किया जाता है। किसमें? सोनार। सोनार जो है इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि सोनार जो है पूछा जाता है कि सोनार में किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंगों का, जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? अधिक होती है। सोनार का पूरा नाम पूछा जाता है तो सोनार का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। साउंड होता है, नेविगेशन होता है, नेविगेशन होता है एंड रेंजिंग होता है। ठीक है, एंड रेंजिंग होता है। तो ये पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये पूरा सोनार का नाम होता है जिसमें पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अब आपसे यह भी पूछा जाता है कि प्रयोग कहां करेंगे? अगर यंत्र है तो कुछ प्रयोग भी तो होगा। प्रयोग इसका ये होता है कि ये समुद्र में डूबी हुई, ठीक है, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए वस्तुओं का पता लगाया जाता है। पता लगाया जाता है किसकी मदद से लगाया जाता है? तो ये इसी सोनार की मदद से, इसी साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग की मदद से जो है समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। कैसे? तो हमने आपको बताया है चमगादड़ की कहानी। तो अगर मान लीजिए ये है समुद्र है और यहां समुद्र में जो है टाइटैनिक यहां पे डूबा हुआ है, तो यहां से पराश्रव्य तरंगों को भेजा जाता है, टकराएगा, टकराने के पश्चात रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के पश्चात इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा यंत्र के द्वारा। ठीक है, यहां पर एक जो है एक्सेप्टर लगा रहता है, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो फिर वही 4 बराबर दूरी बटा समय, हम पराश्रव्य तरंगों के गति के बारे में समझते हैं। कितने समय में ये वापस लौट गया तो हम समझते हैं। तो यहां पर प्रतिबिंब लेकर हम ये बता सकते हैं समुद्र में डूबी हुई कौन सी वस्तु है। ठीक है, और कितनी दूरी पर है इसको भी हम समझा सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे पराश्रव्य तरंगों के विषय में। एक पॉइंट और यहां पर याद रख सकते हैं, वैसे कि पराश्रव्य तरंगों को बारे में याद रखिएगा कि बहुत ढेर सारे यूज होते हैं, लेकिन यहां पर एक चीज और याद रखिएगा कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने में, ठीक है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जो बड़े लोग होते हैं, बड़े देश होते हैं, हमारे जैसे गरीब देश की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े देश जो होते हैं वो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित, जैसे बड़े बड़े जो दूध के टैंकर होते हैं उनमें क्या करते हैं, पराश्रव्य तरंगों को गुजारते हैं। तो उससे क्या होता है, पूरा का पूरा टैंक जो है वो जीवाणु रहित हो जाता है। वो तो यहाँ पर खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने में भी प्रयोग किया जाता है। और यही नहीं, ठीक है, महंगे कपड़े की धुलाई करने में, कपड़े की धुलाई करने में भी किया जाता है, धुलाई करने में किया जाता है। अब मान लीजिए कोई राजा जी हैं और उन्होंने सोने का जैकेट बनवाया है। बहुत ढेर सारे ऐसे शौकीन लोग होते हैं, आप देखते होंगे। तो अगर वहां पे हम जो है टाइड को डालकर उसको साफ करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, सोना चला जाएगा उनका। तो वहां पर हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। वहां पर पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, वहां पे उसको गुजारा जाता है। तो क्या होता है, वो मैल जो होती है, जो कुछ भी होगा उस पर वो कट कर क्या होता है, नीचे आ जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफ, इसके अलावा पराश्रव्य तरंगों का उपयोग जो है, अगर वायुयान उड़ रहा है, कहीं रास्ते में कोहरा है, ठीक है, जहां पे वायुयान बेसिकली उड़ते हैं, वहां पर अगर कोहरा है तो उसको वहां पर पराश्रव्य तरंगों को भेजा जाता है, जिससे कोहरा जो है अस्कंदित होकर नीचे चला आता है और मौसम साफ हो जाता है और वायुयान जो है आसानी से सुगमता पूर्वक उड़ जाते हैं। तो वहां पर भी पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है।
तो ये पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के कुछ अनुप्रयोग जो दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं, इनको आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन यहां से पूछे जा चुके हैं। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से आपको फिजिक्स समझ में आ रही होगी। थोड़ी सी मेहनत भले ही आपको करनी पड़ रही है, हमको करनी पड़ रही है, लेकिन मैं विश्वास आपको दिलाता हूं ये मेहनत जो है जरूर रंग लाएगी, आपकी भी हमारी भी। और निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बस आप इसी तरीके से लगे रहिए, विश्वास को एकदम जो है बनाए रखिए। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को अनंत शुभकामनाएं मैं देता हूं कि ईश्वर आप सभी लोगों की जितनी भी अनुकंपाएं हैं, वो सारी जो जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, वो सारी इच्छाओं को पूरी करें और अब ईश्वर जो है अपनी अनुकंपा जो है आप पर हमेशा बनाए रखे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। याद दीजिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।